नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा रावत और अपना परिवार की एक विशेष चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के बहुत ही चर्चित चेहरा है, जो कि जिनको उत्तराखंड के हज़ारों सैकड़ों लोग फ़ॉलो करते हैं और आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी उनके बारे में। आइए बात करते हैं मिस्टर बॉबी पवार जी से। वैसे तो आपकी मुझे परिचय कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का बच्चे-बच्चे हर कोई आपको जानता है। लेकिन सबसे पहले हम आपके निजी जीवन पे बात करना चाहेंगे। आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई? क्योंकि आप आज एक युवा क्रांतिकारी नेता हैं, कोई एक दिन में तो बने नहीं हैं। कहीं न कहीं बचपन से ही आपको ये मोटिवेशन मिला होगा, तो इस विषय में हम थोड़ी-सी चर्चा करना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने प्रारंभिक शिक्षा की बात की है, तो बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा की है। और उसमें इंटर तक की जो पढ़ाई है, मेरे जो गांव है उसके बगल में ही एक लाखामंडल क्षेत्र पड़ता है, और उस लाखामंडल से ही पूरे इंटर तक की शिक्षा हुई है। और उससे पहले जूनियर का जो 6 से 8 तक था, वो हमारे मानधात एक बगल में जगह पड़ती है, वहीं से पूरा किया है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो भी हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है वो ग्रामीण परिवेश से होकर आई है, और उसी को चलते आगे फिर हम हायर एजुकेशन के लिए देहरादून की तरफ बढ़े थे। स्नातक की डिग्री आपने कहाँ से की है? देखिए, स्नातक की जो डिग्री है वो हमने डीएवी महाविद्यालय से की है, और इसके अलावा बीएड डिग्री धारक हूँ, तो वो डाकपत्थर के एक वीर शहीद केसरी चंद जी का महाविद्यालय है उनके नाम से, तो वहाँ से की है। आप काफ़ी समय से, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक मुद्दा है बेरोज़गारी। आप उसके लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। बेरोज़गार संघ के आप अध्यक्ष हैं, काफ़ी युवा आपके साथ है और बेरोज़गारी को संघ बनाने का आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, बेरोजगारी उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश और विश्व भर का आज मुद्दा है। और इसके चलते बेरोजगारी ही एक मुद्दा नहीं था, जो परीक्षाओं में धांधली हो रही थी, जो पारदर्शिताएं नहीं थी, वो बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर हम लंबे समय से संघर्ष सड़कों पर कर रहे थे। और ये इसलिए हुआ कि जब हमारे साथ आप बीती हुई, हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई कि जब हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर हमें पता लगा और चीजें हुई कि कई धन्ना सेठ, कई परीक्षा माफिया, कई रसूखदार लोग जिन्होंने अपने बच्चों के लिए नौकरियां खरीदी और गरीब बच्चों का हक मारा, मेहनती लोगों का हक मारा। तो उसके चलते, उसके विरोध में हम जब सड़कों पर उतरे, तो बेरोजगार संघ का गठन हुआ। कौन से संघ की बात है? ये 2018 की बात है, जब फरवरी की बात है। तो तब भी बेरोजगार संघ हुआ, और 26 मार्च 2018 को एक बहुत विशाल, बहुत भव्य सचिवालय कूच रैली बेरोजगार संघ के द्वारा की गई, जिसमें कि बहुत लाठीचार्ज भी हुआ और बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद से कंटिन्यू अनगिनत हमारे द्वारा रैलियां की गई, अनगिनत विरोध प्रदर्शन किए गए। तो उसके बाद से बेरोजगार संघ लगातार परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए, समय समय पर रोजगार भर्तियां निकालने के लिए या परीक्षा परिणाम निकालने के लिए तमाम प्रकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहा। और इसीलिए बेरोजगार संघ का गठन हुआ था, और हमने कई हद तक, काफी हद तक उसे अंजाम तक पहुंचाया, चाहे वो समय पर परीक्षाएं जो हो नहीं रही थी उनको करवाना हो, चाहे समय पर भर्तियां निकलवाना हो, समय पर परीक्षा परिणाम निकलवाना हो, या जो परीक्षा माफिया, जो हमारे परीक्षा माफियाओं के साथ जो नेता जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे उन पर तमाचा मारकर उनको कहीं ना कहीं उनका चेहरा बेनकाब करना हो, ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं हमने अंजाम तक पहुंचाई। और तब जाकर मुझे लगता है कि प्रदेशवासियों का, युवाओं का और अभिभावकों का विश्वास जो बढ़ा, उसको लेकर आगे का संघर्ष जारी है। आप उस दौरान पता चला आप जेल भी गए थे। जी। देखिए, जेल गए थे, एक बार नहीं, जेल हम कई बार गए हैं इन्हीं मामलों में, कि हमने सरकार से मांग की है। सरकार जब डिमांड पूरी नहीं करती है, तो चुप करवाने के लिए, या आवाज को बंद करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि डराने धमकाने के लिए फर्जी मुकदमों से लेकर जेल की यात्राएं तक करवाई है। आप काफी समय से हम देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं कि आपको कुछ भी अपनी बात कहनी है लाइव आके, और कई आपने ये जो भी घोटाले होते रहते हैं उनके खिलाफ आप खुला बोलते हैं एकदम। उनका आपको क्या लगता है किस हद तक, जब से आप कर रहे हैं, किस हद तक समाधान हुआ है?
देखिए, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का, जनता तक पहुंचाने का, उन्हें जागरूक करने का और मुद्दों को उठाने का, और हम उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। समय समय पर हमारे द्वारा चाहे बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी गई हो, उसमें भर्तियों में पारदर्शिताओं की बात हो, तब जाकर जब युवाओं ने संघर्ष किया मिलकर, तब जाकर सरकार नकल रोधी कानून ला पाई, जो एक ऐतिहासिक कदम है। और कहीं ना कहीं युवाओं का वो संघर्ष बहुत ऐतिहासिक है, जिसमें कि सरकार को झुकना पड़ा। और इसके अलावा बहुत से घोटाले, अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति को 1,75,000 की अवैध नियुक्ति दे दी थी, और हमारे संगठन ने, हमारे लोगों ने, हम लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया तो उसे भी हटाना पड़ा। और ऐसे अनगिनत घोटाले जो हमारे द्वारा समय समय पर, कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने यहाँ कुछ सालों की ही सर्विस में कई सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, उनके खिलाफ भी हमने कई बार चीजें की है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे अधिकारी जिन्होंने करप्शन किया था और उनको जेल की सलाखों के पीछे तक भेजा है। तो बहुत सारे अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनमें हमने मुखरता से आवाज उठाई, ईमानदारी से आवाज उठाई और अंजाम तक उस चीज को पहुंचाया। बॉबी जी, जिस तरह से आप भू माफियाओं, सरकार, सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ आप बोलते रहते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता आपको कहीं धमकी मिली हो या कुछ ऐसा हुआ हो, कोई घटना आप बताना चाहिए? देखिए, डर क्या होता है? डरता वो व्यक्ति है जो अपने आप अंदर से गलत होता है, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं होती है, जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं होती है, समर्पण भाव नहीं होता, वो डरता है। हम लोग इस प्रदेश के लिए अगर लड़ रहे हैं, और ये प्रदेश हमारी माँ है, और इस माँ के लिए जो अपमान करे, वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, नकल माफिया हो, तमाम प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति हो जो इस उत्तराखंड का अपमान करे, तो उनके खिलाफ लड़ने से हमें बिल्कुल डर नहीं लगता और ना हम डरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इस उत्तराखंड को 25 वर्षों से समय समय पर हमारे सत्ताधारी दलों ने, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने नोचा है, तो उसका हिसाब होगा। ये तो लड़ाई की शुरुआत है, और इस लड़ाई की शुरुआत में हमारे साथ प्रदेश की जनता का प्यार है, समर्थन है, सहयोग है, सभी लोगों का, ईमानदार जो लोग हैं उनका सहयोग है, तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं। एक सचिवालय को लेके मतलब एक अधिकारी को मारपीट धमकाने का आपके ऊपर एक आरोप लगा था, और उस विषय में क्या बताना बोलना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या मजबूरी थी उस अधिकारी की किस प्रकार के वो संगीन आरोप लगाएं? वो यही मजबूरी थी कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार से आम जनमानस का ध्यान भटका सके। जिस भ्रष्ट अधिकारी का, जिसकी कई 100 करोड़ की संपत्ति हमने उजागर की और तथ्य दिए कि इस व्यक्ति ने इतने सालों में रहकर यहाँ पर इतनी सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है और इसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो पैसे लेकर एक्सटेंशन करना और भ्रष्टाचार करना ये दर्शाता था कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसमें मिला हुआ है। तो अगर हमने वो आवाज उठाई और आवाज जनता तक पहुंचाई, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होना चाहिए था, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा इसलिए आरोप लगाए गए कि वो बात दबी सी दबी रह जाए, और जो हम करना चाहते हैं, जो वो व्यक्ति करना चाहता था, वो करे। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा सारे आरोप निराधार थे जो लगाए गए थे, और उसकी जांच अभी एसआईटी स्तर पर चल रही है। मीडिया के द्वारा दिखाया गया था कि आपके पास एक अटैची थी, उसमें पैसे दे के आप रिश्वत दे रहे थे। देखिए, वो मामला दूसरा है जिसकी आप अटैची वाली बात कर रहे हैं, और जो अधिकारी वाला मामला दूसरा है। अटैची वाला जो मामला है वो तो हमारा सांकेतिक रूप से एक धरना था, एक प्रदर्शन था। हमने अमूमन देखा है कि उत्तराखंड सचिवालय के भीतर आप यहाँ के लोकल आदमी से इस तरीके से पास मांगते हैं। अगर किसी की अप्रोच सचिवालय के अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति तो सचिवालय में मिलने नहीं जा सकता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं अपने काम को लेकर, सचिवालय में वो नहीं जा सकते हैं जब तक अप्रूवल अंदर से नहीं मिला। अप्रूवल कौन देगा अगर किसी की जान पहचान नहीं है? और कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति, कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति जो रसूखदार है, पैसों वाला है, जो पहुंच वाला है, वो बिना पास के सचिवालय में एंट्री करते हैं, क्योंकि वहां पर वो अटैचियां ही चलती है। इसलिए हमने सांकेतिक रूप से अटैचियों में सांकेतिक रूप से कुछ गड्डियां जो नकली थी उनको रखा, और सांकेतिक रूप से यह दर्शाया कि अगर सचिवालय में जाने का माध्यम केवल अटैचिया है तो हम भी आज अटैचिया लेकर आए हैं, और इन अटैचियों के माध्यम से हमें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि पास के लिए हम अप्लाई 6-7 दिनों से कर रहे हैं और पास तो आप दे नहीं रहे। तो वो एक सांकेतिक रूप से हमने विरोध प्रदर्शन जताया, जिसका बहुत सारा असर हुआ और उसके बाद व्यवस्थाएं सुधरी। इस दौरान आप पे कहीं केस भी हुए? बॉबी जी, आपने अभी अभी एक पार्टी का
आपके द्वारा जो हुआ है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, आपके साथ कई क्रांतिकारी युवा इसमें जुड़े हैं। इसके गठन करने का क्या मेन उद्देश्य है? क्योंकि उत्तराखंड में तो कई पार्टियां हैं। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक पार्टी नहीं है, और ये एक प्रेशर ग्रुप है और एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग संगठनों के माध्यम से कई लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, और इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का एक उद्देश्य है कि सबको एक साथ लाकर सभी मुद्दों को मुखरता से उठाने का एक मकसद उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का है। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम प्रदेश के वो लोग जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषयों पर जो संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो सभी लोग धीरे धीरे एक साथ भी आ रहे हैं। और धीरे धीरे एक साथ आने का मतलब है कि एक ताकत बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर भविष्य में उत्तराखंड को एक विकल्प दिया जाएगा। वो विकल्प क्या होगा, कोई क्षेत्रीय दल होगा, उस पर सब जाएंगे, या कोई नया दल बनेगा, वो सारी चीजें भविष्य के गर्त में है। परंतु फिलहाल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का उद्देश्य है कि सबको एक जगह लाकर सब एक ताकत में और एक स्वर में उत्तराखंड के लिए आवाज उठाई। यही उद्देश्य उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का है। अच्छा, उत्तराखंड के जो मेन दिक्कत है, तो उत्तराखंड से पलायन लगातार चल रहा है, बेरोजगारी है। दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। महंगाई तो खैर पूरे देश की समस्या है। आपको क्या लगता है, यदि मतलब आपकी सरकार, आप इसमें कामयाब होते हैं तो कितना समाधान हो पाएगा इन सब चीजों? देखिए, मुद्दे बहुत है, केवल बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा है तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यहाँ से पलायन है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के दोहन करने का जो अधिकार जो अलग अलग लोगों के हाथों में दे दिए हैं स्थानीय लोगों को छोड़कर, वो बड़े मुद्दे हैं। तो वो सारे जो मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर उन पर संघर्ष हम कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे, और भविष्य में आप कह रहे हैं कि ऐसा मौका मिलता है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए, यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए, यहाँ की जो परिसंपत्तियां हैं, यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ की जो जल जंगल जमीन है, उन्हीं माध्यमों से रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल भी सरकार उस रास्ते पर नहीं चल रही है। और शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है, वो निश्चित तौर पर एक जो ग्रामीण परिवेश का होना चाहिए, उस स्तर से उस मॉडल को बनाकर इस पूरे समूचे उत्तराखंड को उसका लाभ देने की कोशिश रहेगी। मोदी जी, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप अपने आप के साथ जो क्रांतिकारी युवा हैं, जिनके अंदर जोश है चुनाव लड़ने का, उनको मैदान में उतारेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर आखिर जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1994 से लेकर 2025 तक उत्तराखंड ने हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ी है, और उसी का ये प्रतिफल है कि यहाँ के जो युवा है या यहाँ के जो क्षेत्रीय दल है वो पनप नहीं पाए हैं, यहाँ की सत्ता पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए, और जिसके माध्यम से इस प्रदेश की सेवा कर सकते थे, इस प्रदेश की सूरत बदल सकते थे। अंततः 2027 की आप बात कर रहे हैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। कई ऐसे साथी जो संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष किया है, जिन्होंने हमेशा प्रदेश की चिंता की है, ऐसे लोगों को 27 में मैदान में उतरना पड़ेगा, और उतरेंगे। और इस पूरी टीम के साथ निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक नया विकल्प, जिसके हमने संकल्प लिया है, वो निकलेगा, और उत्तराखंड की स्थितियां सुधरेगी। प्लेन और मैदानी दोनों ही है, मतलब उत्तराखंड में जो पहाड़ी और मैदानी दोनों ही हैं। लेकिन आज के समय में उत्तराखंडी ना होके दोनों के बीच में मतभेद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हो गया है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड में जो है वो उत्तराखंडी है, और वो चाहे हमारे पहाड़ी जिलों की बात हो या हमारे मैदानी जिलों की बात हो, उत्तराखंड अगर बना है तो उत्तराखंड में दोनों लोग हैं। पर हाल फिलहाल में जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार की चीजें हुई है, उसमें आम जनमानस को बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए, वो पहाड़ का व्यक्ति हो या मैदान का व्यक्ति हो। अगर किसी नेता अधिकारी के द्वारा कुछ गलत किया गया, अगर कुछ गलत बोला गया और उसके विरोध में आम जनमानस ने उसका विरोध किया, तो वो व्यक्ति विशेष का विरोध है, उस व्यक्ति का विरोध है जो गलत है। वो कभी भी पूरे समाज को इंगित नहीं करता कि वो समाज गलत है। अगर कोई पंवार बिरादरी से कोई समाज को गलत बोल दे, उत्तराखंड के साथ गलत कर दें, तो बॉबी पंवार अगर कर दें तो बॉबी पंवार गलत हो सकता है, पूरी पंवार बिरादरी गलत नहीं हो सकती है। ऐसा ही एग्जाम्पल अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का है। अगर उन्होंने इस प्रकार के कृत्य किया है, और उससे पहले भी एक आध कृत्य किए हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, परंतु वो विरोध अग्रवाल समाज का नहीं है,
या किसी उस समाज का नहीं है, वो विरोध पर्टिकुलर प्रेमचंद्र अग्रवाल का है। क्योंकि इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रेमचंद्र अग्रवाल का विरोध हुआ, उसके समर्थन में जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आए, तो वो तो पहाड़ के हैं, तो उनका तो विरोध हुआ और बहुत अच्छी तरीके से विरोध हुआ, आज भी हो रहा है। उनकी पुरानी पुरानी चीजें बाहर निकल कर आई। उसके बाद रितु खंडूरी जी का विरोध हुआ, सुबोध उनियाल जी का विरोध हुआ। तो पहाड़ मैदान राजनीतिक उद्देश्य को लेकर पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा किया जाता है, और आपने देखा है कि भाजपा ने उस चीज को अभी किया है, वो पहाड़ मैदान करना चाहती है। परंतु यहाँ के लोग समझदार हैं, इन्होंने समय समय पे कभी हिंदू मुस्लिम किया है, कभी पहाड़ मैदान किया है, कभी गढ़वाल कुमाऊं किया है, कभी जौनसार गढ़वाल किया है। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठकर अगर चाहते हैं कि राज्य बेहतरी की तरफ जाए, राज्य में बेहतर सारी चीजें हो, तो निश्चित तौर पर इन सबको छोड़कर हमें इस राज्य के उत्थान के लिए हमें आगे आना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर कोई गलत करेगा, वो पहाड़ का व्यक्ति हो, मैदान का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी पूरी बिरादरी और पूरा समाज उसके लिए वो यदि कोई प्लेन का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो मतलब निजी उसमें किसी पार्टी के द्वारा नहीं, निजी लड़ना चाह रहा है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमने कहा है कि 27 में जो चुनाव लड़े जाएंगे, हमारे फ्रंट या विकल्प जो होगा उसके माध्यम से लड़े जाएंगे। अब वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं वो अलग विषय है, पर हाँ, प्लेन्स में हमारी पार्टी से, हमारे दल से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो कहीं ना कहीं उस समाज का आईना है, उस समाज का नेतृत्व कर रहा है, लंबे समय से उस समाज में कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। वही जान सकता है कि इस समाज की जो असली जो चीजें हैं या इस समाज की जो जरूरतें हैं वो क्या है, वो व्यक्ति जान सकता है। और निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति आगे आए और लड़े और इस प्रदेश का नेतृत्व करें। उत्तराखंड राज्य बॉबी जी जो है वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और यदि मातृशक्ति का इसमें आपके स्वाभिमान मोर्चा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह का आप मतलब आप सपोर्ट करते हैं उस चीज को लेकर? देखिए, ये सही बात कही है कि मातृशक्ति का उत्तराखंड निर्माण में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है, और समय समय पर उत्तराखंड के भीतर जितने भी मुद्दे लड़े गए उन सब में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है। और यहाँ तक कहूँ कि जब मैंने खुद चुनाव लड़ा है तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर आज अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ है, अगर इसमें मातृशक्ति बड़ी मात्रा में इसको समर्थन करती है, इसको सहयोग करती है, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा संगठन बन जाएगा कि उस संगठन के पोषण के लिए, उस संगठन की सुरक्षा के लिए हमारी मातृशक्ति एक माँ के रूप में उस संगठन को पोषित करेगी। और निश्चित तौर पर मातृशक्ति जब आगे आएंगी तो प्रदेश में भी संगठन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं समाज में भी एक विश्वास बढ़ेगा लोगों का कि कहीं ना कहीं मातृशक्ति जिस संगठन को आशीर्वाद दे रही हो, जिस संगठन को आगे बढ़ा रही हो, वो संगठन कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने वाला संगठन। बॉबी जी, आज हमारी इस चर्चा के दौरान, क्योंकि सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको देखेंगे, आपके काफी उत्तराखंड में फॉलोअर हैं, उनको क्या, यूथ को स्पेशली जो आपको फॉलो करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश साफ है कि ये उत्तराखंड में जो भी स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। मैं कहूँ शिक्षा की बात करूँ, स्वास्थ्य की बात करूँ, रोजगार की बात करूँ, भ्रष्टाचार की बात करूँ, या अन्य अन्य और सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर एक उत्तराखंडी होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब जहां पर जो कर सकता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक कर सकता है, कोई समाज सेवा करके और सारी अन्य समस्याओं का निराकरण या उसके लिए प्रयास कर सकता है। तो मैं चाहूंगा वो युवा हो, युवती हो, वो बड़े बुजुर्ग हो, आंदोलनकारी हो, समाज सेवक हो, तमाम लोगों से कि आप अपने स्तर पर वो प्रयास करते रहें। और निश्चित तौर पर जहां पर सरकार अच्छा कर रही है वहां पर अच्छा बोले, जहां पर सरकार गलत कर रही है सरकार को आईना दिखाने के लिए विरोध करना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर सरकारों का विरोध नहीं हुआ, गलत चीजों का विरोध नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर सरकारें हमेशा कुचलने का काम करती है। और एक बात मैं कहता हूं हमेशा कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकारें आवारा हो जाती है, सत्ता आवारा हो जाती है। तो इस बात का भय सरकार को बना रहना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत स्टेटमेंट लेते हैं, गलत कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए समाज जागृत है, समाज जीवित है, वो मैसेज दिखना चाहिए। तो वो किसी के पास भी हो सकता है, वो आपको कहीं पे गलत लगे तो आप बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर एक लाइन में अगर कहूँ तो बोलने का मतलब है कि गलत का विरोध खुलकर करिए और सही का समर्थन खुलकर करिए।
तो ये सारी चीजें जिस दिन हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर अपने आप ही चीजें सुधरने लग जाएंगी, और जिस दिन चीजें सुधरेंगी तो हमारा ये प्रदेश और देश ऊंचाइयों को छुएगा। आप सुन रहे थे उत्तराखंड के चर्चित क्रांतिकारी युवा बॉबी पवार जी को। आपने जाना किस तरह से उनके क्रांतिकारी विचार हैं, किस तरह से वो स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर किस तरह से वो कार्य करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।